रंजन चौधरी कुछ कह रहे हैं, जरा वो एक बार हम सुना देते हैं। सारे जो गुंडे लोग आरजीकर कॉलेज के भीतर इतने रात में हमला कर डाले और साथ साथ सारे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई, मुझे लगता है ये एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। मकसद ये था, कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में तफ्तीश में कोई सुविधा हो सकती, ये सारे सबूतों की, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए। और इसलिए आपस में खेल किए गए, उधर से ये पत्थर मारते, इधर से पुलिस पत्थर मारते हैं, उधर से गुंडे पत्थर मारते हैं, लेकिन वो पत्थर किसी के न बदन छूते हैं न किसी के चोट पहुंचाती है, लेकिन पत्थरबाजी होती है। ये आपस में खेल खेला गया, सबने हमने देखा है। ममता बनर्जी, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन जिस दरिंदों ने अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हुए ये तोड़फोड़, अत्याचार और खासकर महिला की हॉस्टल में तोड़फोड़ किए गए थे, हमला किए गए थे, ये सारे की तस्वीर, ये सारे की पहचान सोशल मीडिया पे उभर कर आ रहे हैं। सोशल मीडिया बारीकी से हर गुंडों की नाम पहचान, कौन सा पार्टी के कौन सा पद में है, सबको बारीकी से उन्होंने व्याख्यान दे चुके हैं। लगता है और पुलिस वालों की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस वालों की भी मदद चाहिए, ये सोशल मीडिया की जो तस्वीरें पेश किए गए हैं, जो आम आदमी की जिम्मे में अभी है, आम आदमी की मोबाइल पर भी है, वो थोड़ा देखने का कष्ट करे और खुद ब खुद पता कर ले कि कौन सा व्यक्ति थे ये दरिंदों ने। राम बाम राम तो अलग बात है। आप खुद बौखलाए हुए हैं, जवाब आपको जुबान से नहीं निकालते हैं। इसलिए आम लोगों को गुमराह करने के लिए, धकोसलेने के लिए, आम लोगों को धकोसला कैसे किया जाए, गुमराह कैसे किया जाए, इस फिराक में आप है। जिन दरिंदों ने इस तरीके की निष्ठुर घटना को अंजाम दिए थे, उन लोगों को अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे थे कि इस वक्त सरकार को अपनी पूरी एनर्जी लगानी चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन दोषी है, किन किन लोगों का हाथ था वहां पर अनरेस्ट पैदा करने में, तोड़फोड़ करने में। लेकिन ममता बनर्जी ने तो अपनी सारी एनर्जी लगा दी है विजय जी कि कैसे ऑपोजिशन को टारगेट किया जाए। देखिए, बौखला गई हैं। अगर अधीर रंजन जी के ही शब्दों में बोलूं तो क्या ममता बनर्जी बौखला गई हैं? तो अधीर रंजन जी की बात तो कांग्रेस लीडरशिप ही नहीं सुन रही बेचारे। आज दिखाया आपने, तो मैं आपको शुक्रिया करूंगा कि भाई अधीर रंजन जैसा एक ताकतवर, मजबूत, आवाज़ खुलकर बोलने वाला लीडर जो था, उसको कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया। ये लड़ाई तो कांग्रेस लड़ सकती थी ना। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़की के लिए तो लड़िए। तो वहाँ पे कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप वहाँ नहीं है। अधीर रंजन जिस तरह से बात कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको साइडलाइन कर दिया। अधीर रंजन जी को देखकर मुझे वो राजेश जोशी जी की कविता की 2 लाइन याद आई कि जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। तो अधीर रंजन जी का हिसाब तो वहाँ पर हो गया है। मुश्किल बात क्या है कि मैं समझ रहा था, अभी हर्ष जी से भी हम बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी से हम ये उम्मीद करते थे कि वो सबसे पहले आगे आती कि ये बच्ची के साथ जो घटना हुई है, मतलब उसको विभत्स कहना, पाशविक कहना, कुछ भी कहना, सब शब्द छोटे हैं जो हुआ है। तो उस पर एक महिला मुख्यमंत्री से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सबसे पहले आगे आती। किसी को मौका ही नहीं देते, अधीर रंजन को, रूपा गांगुली को, लोकेट चटर्जी को, अमित शाह को, किसी को, कि हम खड़े हैं, इसको न्याय दिलाकर ही मैं रहूंगी। लेकिन वो नहीं हुआ। वो इधर से उधर राम वाम जो भी कर रही हैं,
राम तो खैर वो भारतीय जनता पार्टी को कहती है, लेकिन उससे दोनों पर्पज उनके सॉल्व हो जाते हैं कि अपने जो वोट है उसको लेकर भी। लेकिन मैं दूसरी जो पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग ले लें, लेफ्ट को ले लें, कांग्रेस को ले लें, क्या वो एक सशक्त लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे ये सशक्त लड़ाई नहीं लग रही ममता बनर्जी के खिलाफ या इस घटना के खिलाफ। सब लोग अपने अपने जो मौका ढूंढ रहे थे। नहीं कुछ नहीं, बॉक्स से स्टिक कर रहे हैं कि भाई हम खड़े हो गए थे ना वहां जाके, हमने प्रदर्शन कर दिया था। और ये पुलिस लाठीचार्ज पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, देश में सारी जगह पर प्रदर्शन होता है ना। अभी उस दिन देख रहा था वो उत्तर प्रदेश सरकार में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हूँ, पुलिस तो ऐसे ही करती है, उससे कोई बहुत गंभीर मसला नहीं है। लेकिन आप वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स देखेंगे तो पहले सीपीएम लेफ्ट पार्टीज होती थी, उनकी हिंसा चलती थी जिसका जिक्र हुआ। उस हिंसा का बराबरी से मुकाबला करके ममता बनर्जी वहां आ गई। आप पूछे कि कांग्रेस वहां की पार्टी होती थी, सेकंड सबसे बड़ी पार्टी, वो क्यों चली गई? क्योंकि वो उनसे नहीं लड़ पाई। और आज ममता बनर्जी इसलिए खड़ी हुई हैं, लेफ्ट को उन्होंने खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी वहां आई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, इससे वो वहां पर कभी ताकतवर पार्टी के तौर पे नहीं आ सकती। वो लड़ाई वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स की स्टाइल में ही लड़नी पड़ेगी कि आप खड़े हों, जो लोग मरने के लिए तैयार होते हैं ना, वो खड़े हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत औपचारिक तरीके के प्रदर्शन कर रही है केवल बॉक्सेस को टिक करने के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। अवधेश जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। ये लड़ाई ऐसी नहीं है। और ममता जी पर अब ये बात करना कि वो बचा रही हैं नहीं बचा रही, ये तो जग जाहिर हो गया। अब इस पर रोज रोज हम लोग चिंता कर रहे हैं, घटना को लेकर चिंता कर रहे हैं। और मैं हर्ष जी की बात से, सारी बात से सहमत होते हुए मैं उसको 356 के साथ नहीं जाता हूं, क्योंकि 356 को तो फिर हर एक राज्य के लिए ये बहाना मिल जाता है। लेकिन जितनी बात वो कर रहे हैं वो सब ठीक बात है कि वहां जिस तरह की स्थितियां हैं वो बहुत गंभीर हैं। समीर जी, देखिए, अधीर रंजन चौधरी इतना बयान दे रहे थे, कांग्रेस के साथ तो ममता बनर्जी खड़ी नहीं रही। 2 सीट कांग्रेस ने मांगी थी, 2 सीट लोकसभा में दी नहीं। और कांग्रेस जो ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं रही, उस कांग्रेस के साथ विरोध करने की स्थिति में नहीं है। आज अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए, कांग्रेस उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, कांग्रेस उनकी बातों को गंभीरता नहीं लेती, लेकिन वो आज वहां पर गंभीरता से अपनी बात रख रहे हैं, ममता बनर्जी पे हमला बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगा था लोकसभा चुनाव के पहले एक संदेश खाली की घटना घटी थी, भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि इस मुद्दे को हम बहुत ताकत से उठाएंगे तो जनता के बीच मैसेज आएगा और जनता इसका परिणाम अपने वोटों के आधार पर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की जो पीड़ित महिला थी उसको टिकट दिया लोकसभा का, हुआ क्या, जनता ने उसको चुनाव हरवा दिया। लोकसभा का परिणाम कैसे आया? 29 सीटें ममता बनर्जी जीत जाती है, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आकर टिक जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जिसके खिलाफ हम लगातार लड़ रहे थे और जिस संदेश खाली मुद्दा को हमने उठाया और हमें लग रहा था कि वहां की जनता कम से कम महसूस करेगी कि किस तरह से भयानक कांड वहां पर शाहजहां शेख ने करा है, संदेश खाली की जनता तो कम से कम इस पूरे प्रदेश की बात देखेगी और प्रदेश की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। जिस तरीके से ममता बनर्जी शासन चला रही है, हुआ उल्टा, लोगों ने, महिलाओं ने ज्यादा ममता बनर्जी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि वहां की जनता भी देखे कि आप किसको वोट कर रहे हो, किसको ताकत दे रहे हो। उस ममता बनर्जी को ताकत दे रहे हो जो लगातार वहां पर हिंसा की राजनीति करते रहे, उसके कार्यकर्ता लगातार हिंसा करते रहे और जो अपनी जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो कोई इतनी भयानक, इतनी विभत्स घटना होने के बाद तुरंत सीबीआई को देना था, वह कहती रही कि पुलिस करेगी, फिर बाद में पुलिस के खिलाफ वो सड़कों पर उतर जाती, सीबीआई के खिलाफ सड़क पर उतर जाती है और कहती है कि 4 दिन के अंदर आप फांसी की सजा दे दो। मुझे लगता है कि अपने पुलिस कमिश्नर को कलकत्ता के जो वो गोयल है वहां पर, विनीत गोयल, उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज हाईकोर्ट ने भी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस पर सख्त टिप्पणी की है कि 7,000 के लोग पहुंच जाते हैं, पुलिस ने धारा 144 क्यों नहीं लगाई? क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतने लोग इकट्ठे होने वाले हैं? या टोटल प्रशासन का फेल्योर है? हाईकोर्ट इस बात को कह रहा है, केंद्र सरकार इस बात को मान रही है, लेकिन ममता बनर्जी, लेकिन उससे फर्क कहाँ पड़ रहा है सर?